नमस्कार। कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है कि आपके एग्जाम में तो अब एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, है ना। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए बहुविकल्पी पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। और बहुविकल्पी के साथ हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और प्रभावी होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और आप लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कितना जरूरी है। जितना मछली के लिए पानी जरूरी है उतना क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जा करके चैनल की प्लेलिस्ट पर हमारे और भी वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए। चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना। देखो, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अभी इसके पहले वाला चैप्टर जो था याद करो थोड़ा सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखते थे किस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं, है ना, वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। कितने वो हानिकारक हैं, कितने विषैले हैं, कितने खतरनाक हैं। लेकिन अब के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो मानव के कल्याण में हैं। वो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मानव को बिल्कुल अच्छा बनाते हैं, है ना, कल्याणकारी जीव हैं। तो चलिए आज एमसीक्यू क्वेश्चन लें सबसे पहले। चलिए, सबसे पहले एमसीक्यू है कि अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल आप लोग समझ रहे हैं, जैसे जो सीवेज वाटर होता है, अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल की बीओडी में निम्नलिखित किसकी मात्रा में आकलन की जाती है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अपशिष्ट जल की बीओडी। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म समझ लो, ये होता है, बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मतलब ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर। अब अगर इसमें बीओडी किया जाएगा, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखा जाएगा, यदि ज़्यादा है, यदि ऑक्सीजन ये ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब पानी बहुत गंदा है। और अगर ऑक्सीजन कम ले रहा है मतलब थोड़ा सा पानी साफ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अपशिष्ट जल की बीओडी निम्नलिखित में किसकी मात्रा के आकलन से की जाती है? कुल कार्बनिक पदार्थ के, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ के, ऑक्सीजन की मुक्ति से। ऑक्सीजन की मुक्ति समझ रहे हो, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है वो मुक्त हो रही बाहर, या फिर ऑक्सीजन की खपत से। तो बीओडी, जल में अपशिष्ट पदार्थ की जो बीओडी ज्ञात की जाती है वो ऑक्सीजन की खपत से, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, O2 सिलेंडर। और उस O2 सिलेंडर से इस अपशिष्ट जल को, इस अपशिष्ट जल को बार 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 ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये जल ऑक्सीजन ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की खपत ही तो कर रहा है ना, ठीक है। समझ गए ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में परिवर्तन में किस विटामिन की, जैसे देखो यहां पे दो क्वेश्चन हो गए, बोलता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में परिवर्तन, ठीक है। तो देखो, दूध से दही में परिवर्तन कौन करता है? लैक्टिक एसिड। यदि पूछा जाए इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दूध में, तो केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन, ठीक है।
तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ये एक कटोरी है, ये एक कटोरी है, इसमें दूध रखा हुआ है और इसमें दही है। अगर दही है तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर इस दही से हल्का सा, है ना, हाफ स्पून हम कर्ड को लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे तो वही बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा और इस दूध वाले कटोरी को भी ये दही में कन्वर्ट कर देगा। तो पूछता है क्वेश्चन कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो दूध से दही में जब परिवर्तन होगा, इसमें विटामिन 12 की मात्रा अधिक हो जाती है। किसकी? तो विटामिन 12, विटामिन 12 की मात्रा अधिक हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये याद रखना, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे। एल्कोहल से सिरका बनाने की क्रिया करता है। एल्कोहल से सिरका, ठीक है, एल्कोहल से सिरका बनने की क्रिया, एल्कोहल से सिरका को बनने की क्रिया को कौन करता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एसिटोबैक्टीरियाई। ठीक है, एसिटोबैक्टर या एसिटोबैक्टीरियाई। ठीक है, एसिटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एसियाई या फिर एसीटर। ठीक है, एल्कोहल से जो सिरका बनाता है वो एसिटोबैक्टर एसिटियाई मतलब एसीटर बनाता है। ठीक है, तो ये एल्कोहल जो होती है, ठीक है, उसको ये सिरका में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको वो एल्कोहल को ये विनेगर में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग सिरका खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, कौन सा? एसिटोबैक्टर एसिटियाई। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन है, नाइट्रिकारी जीवाणु परिवर्तित करता है। ठीक है, नाइट्रिकारी जीवाणु आप लोगों ने सुना होगा, नाइट्रिकारी जीवाणु। अब ये नाइट्रिकारी जीवाणु आपको कंफ्यूजन में डाल देगा क्योंकि ये नाइट्रोजन वर्ड आ रहा है यहां से। ठीक है, एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रिकारी। क्या नाम है भैया? नाइट्रिकारी। तो ये करता क्या है? ये कौन सा खेल खेलता है नाइट्रिकारी? है तो चार ऑप्शन है आपके पास। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, समझियो चचा। फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, कि अमोनिया व अमोनिया को यौगिक को नाइट्रेट्स में बदलता है। देखो अमोनिया खतरनाक है, अमोनिया के यौगिक दर खतरनाक है। ठीक है, तो इन्हीं को अगर नाइट्रेट में बदल दोगे तो नाइट्रेट उपयोगी माना जाता है। ठीक है, उपयोगी होता है। तो नाइट्रिकारी जीवाणु क्या करता है? अमोनिया व अमोनिया के यौगिक को नाइट्रेट्स में, किसमें? नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है। ठीक है, याद रखना, जीवन भर, जीवन पर्यंत ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना। आज तो इस एक ही वीडियो में, मान लो समझ लो 1 शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। ठीक है, मिटा दे इसको। दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस, है ना। कौन सी विटामिन? विटामिन बी, विटामिन 12, है ना, विटामिन 12 है। मैं सोचा B12 है, B12 भी होगा, है ना। विटामिन 12 भाई देखो, हाँ ये चीज में उसमें सॉरी, है ना, माफ करना मुझे, है ना। जो ये कर्ड वाला क्वेश्चन था, इसमें विटामिन B12 होता है। ठीक है, विटामिन 12 नहीं है, विटामिन B12 है। B12 जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। कौन से अंदर? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है,
कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील एडेक ADEK और वसा में घुलनशील B और C। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा, याद करो जब मैं इस चैप्टर को तुमको पढ़ा रहा था तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग मैं पादप वादप के बारे में कुछ बता रहा था। किसके बारे में? पादप के बारे में। ट्राइकोडर्मा, एक चीज याद करो, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? क्या कोई बता सकता है? निद्रा रोग अगर बता दो तो तुमको 50,000 का इनाम देंगे। ठीक है, 50,000 का इनाम सच में देंगे, पक्का देंगे, गारंटी देंगे, बताना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, टक। चलो देखो, मुक्त जीवी फंगस है ये। ठीक है, ये क्या है? ट्राइकोडर्मा फंगस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कीटों को मारने में है। भैया छोटे छोटे कीट हो तुम तो इसे थप्पड़ में ही मर जाओगे। नहीं। फिर बटरफ्लाई के कैटरपिलर को नियंत्रण में, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में कवक का प्रयोग किया जाता है इसमें, एंटीबायोटिक में। ठीक है, लेकिन ट्राइकोडर्मा का नहीं किया जाता। पेनिसिलियम नोटेटम का किया जाता है। अगर चलो एंटीबायोटिक वाला बात बताएंगे। ठीक है पादप रोग के जैव नियंत्रण में। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग पादप रोग के जैव नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, ये मुक्त जीवी कवक है। क्या है? मुक्त जीवी कवक है ये भैया, मुक्त रहता है हमेशा। ठीक है, वॉक्समैन, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉक्समैन, वाह भाई, कौन से मैन? तो वॉक्समैन। तो वॉक्समैन को चचा याद रखियो, वॉक्समैन को स्ट्रेप्टोमाइसिन, सही है ना भाई? हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज, आप लोग जानते हो नोबेल प्राइज क्या होता है? व्हाट इज नोबेल प्राइज? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, नोबेल प्राइज जो है वो एक वैज्ञानिक थे, अ साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट नेम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने ही, उनकी बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी, तो उन्हीं की संपत्ति से नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, उनका पूरा नाम ही था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड को हटा करके नोबेल प्राइज लगा दिया गया, और उन्होंने अपनी संपत्ति चैरिटी में इस तरह दे दी थी, है ना। बहुत, ही इज ए साइंटिस्ट, अल्फ्रेड नोबेल, कभी सर्च करिएगा, है ना। तो वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, फिर देखो, अगर पूछा जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना एनाबिना और नॉस्टॉक एसिटोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, है ना। क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो दो नाम तो पहले ही याद रखना, कौन सा? एनाबिना और नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबिना नॉस्टॉक याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, इनमें से बताओ कौन सा स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है। ठीक है, तो एनाबिना, नॉस्टॉक और एसिटोबैक्टर, कौन सा? तो एसिटोबैक्टर। ये सब क्या है? तो ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ठीक है, आगे चलें। और इसमें एक जो होता है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास यदि क्वेश्चन में आए तो बताना है कि स्यूडोमोनास स्थिरीकरण जीवाणु नहीं होता है। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? दलहनी जो फसलें होती हैं, है ना, दलहनी फसलें, दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? ठीक है,
जो जो पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, ठीक है, दाल का पौधा कभी आप देखो, जैसे अरहर की दाल है, ठीक है, मूंग की दाल है, वो जो दाल का जो पौधा है उसके नीचे जो जड़ जा रही है, उसके जड़ में कुछ पाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइएगा कि एनाबिना, बेसिलस, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम, ठीक है, राइजोबियम, लेगुमिनोसोरम, राइजोबियम, तो इनकी जड़ों में राइजोबियम, लेगुमिनोसोरम पाया जाता है। ठीक है, ये भैया देखो जवाब है ना, राइजोबियम लिग्यूमिनोसोरम। और अभी यार देखो भाई, ये चीज़ तो मुझे भूल रहा है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाऊंगा कि ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा रिवीजन नहीं हुआ मेरा अभी, और शायद मुझे लगा इसीलिए मैं भूल रहा हूँ। देखो, अगर देख रहा हूँ, अगर कहीं मिल जाता है तो। हाँ, ये देखो मिल ही तो गया। देखो जो क्वेश्चनवा तुमको बता रहा था ना, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, ये क्या करता है दलहनी फसलों में, ये भी एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। ठीक है, तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है, मटर कुल के पौधों की जड़ की ग्रंथिकाओं में ये पाया जाता है ना, ये इसमें दलहनी फसलों में ही पाया जाता है। यह वातावरण स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधे को प्रदान कर देता है। ठीक है, यही जो राइजोबियम लेगुमिनोसोरम है, ये स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदल करके पौधों को दे देता है, दलहनी फसलों को। ठीक है, फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। जो जड़ में जो नाइट्रोजन उपस्थित है, फल पक गया है, तो उसके बाद जो जड़ है वो नीचे मृदा में, ठीक है, मिट्टी में वो अपने नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता रहता है, तो मृदा की उर्वरकता बढ़ती है ना, अर्थात यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, ये किसका कार्य करता है, तो ये जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, जैव उर्वरक को क्या बोलते हैं, अभी जो आपका इंग्लिश में वर्ड चलता है ये बहुत, क्या बोलते हैं इसको, जैव उर्वरक, हे नहीं, बताओ बताओ, जैव उर्वरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, देख लो छोटे छोटे वर्ड है, कभी कभी दिमाग से चीजें फिसल जाती हैं, है ना, क्या बोलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स से यार, आप लोग बताइए भाई, बताइए। अगर पूछा जाए स्विस पनीर, एक होती है ना स्विस पनीर जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, स्विस पनीर में इतने बड़े बड़े छेद क्यों होते हैं, क्योंकि वो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसलिए वहां पर बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। जैसे आटा रख दो और आटा कुछ थोड़ी देर रख कर रहेगा तो फूल जाता है, क्यों, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो फूल जाता है वो। ठीक है, फिर देखो, प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, प्रतिजैविकों को, ठीक है, प्रतिजैविकों को किससे प्राप्त किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को। तो देखो जो प्रतिजैविक होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनको जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एंटी मतलब दुश्मन, जैविक एंटीबायोटिक, ठीक है, किसका दुश्मन, बैक्टीरिया का दुश्मन, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया का दुश्मन कौन होगा, जैसे लोहे का दुश्मन कौन होता है, लोहा होता है ना, लोहे की सरिया को कौन काटता है, लोहे की आरी ही काटती है ना, लकड़ी की आरी नहीं काट देगी लोहे की सरिया को, है ना। तो प्रतिजैविक को मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, और कुछ को कवकों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक माप है ना, अगर पूछ लिया जाए, बताइए BOD, है ना, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है,
जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता क्या है? तो देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, 4 ऑप्शन है। ये देखो सब, मैं पहले देखो राइट आंसर बता देता हूं तुमको। जल से संबंधित है ना, अपशिष्ट जल से। तो इसमें क्या है कि जैविक यौगिकों द्वारा प्रदूषित जल के विस्तार की, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है? जैविक यौगिकों द्वारा, ठीक है, इसके जैविक यौगिकों के द्वारा प्रदूषित जल का विस्तार किया जाता है, ठीक है। बीओडी, जो सीवेज प्लांट होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहां पर ये जो शहरों से जो गंदा पानी निकलता है, गंदा पानी मतलब सीवेज वाटर, सीवेज लाइन जो होती है, समझ रहे हो? क्योंकि शहरों में गड्ढा खोद के, है ना, उसमें वॉशरूम की क्रिया ये सारी चीज नहीं होती, वो सीवेज से जुड़ा होता है, सीधे कनेक्ट होता है सीवेज से, और वो सीवेज शहर से बाहर निकाला जाता है। जब वो बाहर निकाला जाता है तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, और उसको प्यूरिफाई करके ही उसको नदी वदी में मिला दिया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। तो ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर शहर का जो सीवेज वाटर होता है उसको डायरेक्टली हम नदी तालाब में नहीं मिला सकते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। आपको मैं यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे वाहित मल संचार, ठीक है, सीवेज प्लांट बाई बायो अमन आप लिखेंगे, मेरा वीडियो आपको मिलेगा। और वहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया हूँ कि सीवेज प्लांट कैसे होते हैं, किस तरीके से उनसे कचरा को हटाया जाता है, कचरा को साफ करके उस पानी को स्वच्छ बनाया जाता है, और फिर उस स्वच्छ पानी को नदियों तालाबों में मिला दिया जाता है। अच्छा, आपने कभी सोचा आज की नदी तालाब ये सब इतने गंदे क्यों हैं? क्योंकि ये प्लांट ही कम हैं, और जो है भी वो सही से काम नहीं करते हैं। जब ये प्लांट है कम, सही से काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो डायरेक्टली जो शहर का जो सीवेज वाटर है, ठीक है, वाहित मान लो, उसको डायरेक्ट ही नदी में तालाब में मिला दोगे। जब डायरेक्ट नदी तालाब में मिला दोगे तो भैया क्या होगा? वो तो गंदी होगी ही ना, जाहिर सी बात है। आप अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने लगो, 4 दिन बाद देखोगे 10 लोग कूड़ा फेंकेंगे, महीने भर बाद पूरा रोड गंदी हो जाएगी, लोग आए जाएंगे नहीं, आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा। इसी तरह कई फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी निकलता है वो भी इसी से जाता है। वाहित मल संचार संयंत्र होता है, उससे सीवेज प्लांट से होकर ही जाता है। लेकिन फैक्ट्री वाले भी पैसे वगैरह इधर उधर का गेम खेल के नहीं बेचते हैं, तो इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जैसे आपका गंगा बचाओ का, ठीक है, नमामि गंगे चलाया जाता है ना। हर जगह करप्ट लोग बैठे होते हैं, हर जगह एक एक स्थान पे करप्शन भरा पड़ा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आप सभी लोग इन सभी जो करप्शन हो रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, उन सभी को आप हटाओगे, क्योंकि एक लोग के परिवर्तन से कुछ नहीं होता। अगर मैं ही ये परिवर्तन लाने लगता तो मेरे परिवर्तन से बहुत ही कम इंसिडेंट होता है, ठीक है, बहुत ही कम रिजल्ट निकलता। लेकिन अगर आज तभी मैंने टीचर बनने का डिसाइड किया, मैंने पढ़ाने लगा, मेरा वीडियो वायरल हो गया था, और उसी वीडियो के बाद से इतना अप्रिसिएशन, इतना सब वो मिलने लगा, तो मैं टीचिंग में उतर पड़ा, है ना। नहीं तो टीचिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, सच में। मैं पहले से कभी सोचता ही नहीं था मेरे को टीचर बनना है, समझा अच्छा लेता था, बात अलग है ना। तो इस तरह क्या होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा, और आप सभी लोग, इतने लोग देख रहे हो, ठीक है, इंडिया के हर एक अलग अलग कोने से देख रहे हो। कल के जा करके आप देश की राजनीति में बैठोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तब याद रखना ये सारी चीजें आपको करनी है। इस देश को हमें ही बदलना है, इस देश को, इस देश का यूथ ही बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा। पूरी असेंबली को घेर लेना है, ठीक है, पूरी पार्लियामेंट में कब्जा कर लेना है। और कब्जा इन द सेंस कि आप लोग, इंडिया का यूथ बैठे पार्लियामेंट में और पूरे देश को चलाए। समझ पा रहे हो ना? चलो आ जाओ आ जाओ, अब टॉपिक पे आओ अपने। कहाँ पे थे? एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोकैरियोट्स का नाम लीजिए। एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोकैरियोट्स का नाम आप लीजिए। बोलिए मेरे साथ, एनाबिना बोलिए, एनाबिना बोलिए, कम ऑन बोलिए, एनाबिना बोलिए, एनाबिना, बिल्कुल राइट आंसर। देखो, मंड से स्टार्च होता है ना, स्टार्च, मंड से इथेनॉल, ठीक है, मंड से इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है,
जो मंड होता है, मंड से जो हमारा इथेनॉल बनता है, ठीक है, जैसे मंड गेहूं हो गया, ठीक है, चावल हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, और आपका ये जौ हो गया, ये सब स्टार्च हैं, मंड हैं। इससे जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो हम एक चीज का उपयोग करते, बिना उस चीज के उपयोग के हम नहीं बना सकते हैं। और वो चीज क्या है? वो चीज है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस का उपयोग करते हैं, तभी जाकर के ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेबसी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस अगर पूछे आपसे ये क्या है, तो ये एक प्रकार का ईस्ट है, ठीक है, और इसी ईस्ट को मिलाते हैं तब जाकर के इथेनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दलहनी फसलों में पहुंच गया था। शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन, ठीक है, ईस्ट, ये ईस्ट है, ठीक है। तो शर्करा से एल्कोहल, जो शुगर होती है ना, शुगर, जो शुगर से एल्कोहल बना देते हैं, ठीक है, जो शर्करा से एल्कोहल बनाते हैं, क्या पूछ रहा है? उसको उत्पादन करने वाला कवक है, तो वो है ईस्ट। कौन सा? सैक्रोमाइसिस। इसी के द्वारा ही तुम एल्कोहल बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। पूरा फुल, अगर पूरा नाम होता है इसको बोलते सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और पेनिसिलिन एक प्रकार की सेरेंटिपिडी डिस्कवरी थी, ठीक है, गलती से खोजी गई एक खोज थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग में, ठीक है, किसके लेग्यूम वर्ग में पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में सहजीवी संबंध होते हैं? तो भैया जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम, ठीक है, यही लेग्यूम वर्ग में पौधों के क्या सहजीवी संबंध दिखाता है। राइजोबियम भी उधर रहता है, नाइट्रोजन स्तरीकरण करके अपना पौधे को भी देता है और उस पौधे से वो खाना भी लेता है, ठीक है। जल में अधिक मात्रा में, ठीक है, जल में अधिक मात्रा में और इस्चीरिचिया कोलाई की उपस्थिति इंगित करती है। यदि जल में अधिक मात्रा में इस्चीरिचिया कोलाई है, ठीक है, इस्चीरिचिया कोलाई जो कॉलेरा उत्पन्न करता है, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी उत्पन्न करता है। अगर इस्चीरिचिया कोलाई आपके जल में बहुत अधिक मात्रा में है तो आप समझ जाइए कि आपका जल वाहित मल प्रदूषण है, ठीक है। क्या है? वाहित मल प्रदूषण है इस्चीरिचिया कोलाई, अगर आपके जल में ज़्यादा मात्रा में है तो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताइए, है ना, मिटा देता हूँ, कि लैक्टिक एसिड जो होता है ना, जो लैक्टिक एसिड है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है वाहित मल संयंत्र, और वाहित मल संयंत्र की लिंक मैं आपको चलिए दे दूंगा, हो सकेगा तो, नहीं तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर वाहित मल संयंत्र, है ना, सीवेज प्लांट बाई बायो अमन, वहाँ पे मैं समझाया हूँ। और मैं गारंटी लेता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद ना आप एक पूरा प्लांट ही बना डालोगे, रियल का। कैसा? रियल का प्लांट बना डालोगे। हल्के में मत लेना भाई, बहुत अच्छे तरीके से गजब से समझाया हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले, यदि बताइए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे शरीर के रोगों को ठीक करने में कैसे लाभदायक है ना। जो लैक्टिक एसिड का जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमको हानि पहुंचाते हैं, तो ये बैक्टीरिया कैसे लाभदायक है? तो देखो, आहार नाल में सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए, ठीक है, आहार नाल में जो आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो सूक्ष्म जीव द्वारा जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनको रोकने के लिए, जैसे मेरे अंदर रोग उत्पन्न हो रहा है, सूक्ष्म जीव आ रहे हैं, खूब रोग आहार नाल में उत्पन्न कर रहे हैं। अब मैंने लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया खाया, कैसे? दही खा लिया, एक कटोरी दही खाया, सारे बैक्टीरिया गए, ठीक है। इसलिए दही बहुत फायदेमंद की चीज है, हो सके तो डेली खाया करो, रेगुलर दही का यूज करो, ठीक है।
और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया था कि किन्हीं दो प्रतिजैविक प्रजातियों के नाम लिखे जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, पहला है आपका पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन, जिसका प्रयोग, ठीक है, जो कहां से लिया जाता है, अगर पूछा जाए पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन प्राप्त होता है पेनिसिलियम, याद रखना, किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। इसके बाद यदि क्वेश्चन आपसे पूछे, देखो एक क्वेश्चन और था, हाँ, पेनिसिलिन के बाद अगर एक एंटीबायोटिक और पूछे तो एक एंटीबायोटिक बोल देना, फ्यूमीगैलिन। कौन सी? फ्यूमी है, फ्यूमी। ठीक है, फ्यूमीगैलिन। फ्यूमीगैलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्यूमीगैलिन एंटीबायोटिक एस्परजिलस फ्यूमीगेटस। ठीक है, किससे? याद रखना, एस्परजिलस फ्यूमीगेटस से प्राप्त होती है ना। यहां से पहला क्वेश्चन आपका वाहित मल संचार में आपका वो करना है ना। हाँ, आपसे पूछ बोलेगा, क्वेश्चन देखो घुमाएगा, लैब का फुल फॉर्म बताओ। लैब का, देखो लैब का फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन आज से पूछ लेगा, लैब का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लैब, तो आप बताएंगे, है ना, कि लैब का फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें B12 की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, और ये जीवाणुओं को मारने में मदद करता है, आहार नाल के जीवाणुओं को। ठीक है, प्रतिजैविक हमारे रोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये अनेक हानिप्रद जीवों द्वारा रोगों के उपचार में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है। ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होती है। कौन से? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब क्या होती है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखने वाली दवाएं होती हैं, इम्यून सिस्टम को दबा करके रखने वाली दवाएं होती हैं। कौन से? साइक्लोस्पोरिन ए, और एक और है स्टैटिन। ठीक है, स्टेनिन, स्टेनिन भी होती है इम्यूनो सप्रेसेंट। ये क्या करती है? इम्यून सिस्टम, जैसे जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, अंग वो होता है, तो जो जैसे मेरे शरीर में किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो मेरा शरीर बोलेगा ये किडनी मेरी नहीं है। क्या है? किडनी मेरी नहीं, इम्यून सिस्टम बोला किडनी को भगाओ, निकालो बाहर, तो किडनी को खत्म कर डालते हैं। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को दवाइयाँ दी जाती हैं, उन्हीं दवाइयाँ को बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। वो दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को बोलेंगी कि बाबू ये किडनी हमारे लिए लाभदायक है, ये किडनी हमारी ही है, ये किडनी हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, बार बार बताएंगी। ठीक है, ये है इम्यूनोसप्रेसेंट। यहां से क्वेश्चन देखो, एक तो सबसे पहले जैविक खाद के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, जैविक खाद रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा है उसको कम करके जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कंपोस्ट खाद जैसे हो गई, साइनोबैक्टीरिया से जो खादें बनती, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, और वाहित मल, क्वेश्चन बनेगा वाहित मल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, कब? 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए।
देखते हैं कि रासायनिक आधार पर प्रतिजैविक पदार्थ अर्थात जीव के विपरीत सूक्ष्म जीव द्वारा उत्सर्जित ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं। ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, ये जो दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, वो जो बढ़ते हैं तो उनको रोक देते हैं, चाचा रुक रुक रुक, ठीक है, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और यहाँ तक कि उन्हें मार भी देते हैं। कौन? एंटीबायोटिक। एंटी मतलब दुश्मन, बैक्टीरिया का दुश्मन, छोटे छोटे जीवों का दुश्मन। ठीक है, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हीं से ये पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए घातक होते हैं। अतः वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीव में उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। देखो, सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं है कि वो बनाता है इन्हें, जैसे हमारी शरीर ऐसा नहीं है कुछ हमारी वेस्टेज मटेरियल को बना रही है। जब उपापचय की क्रिया होती है, ठीक है, क्या होते हैं, जब उसमें देखो क्या है कि सूक्ष्म जीव के उपापचय के फलस्वरूप ही ये चीजें उत्पन्न होती हैं तथा अन्य दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया है। अभी तक अनेक प्रतिजैविक की खोज हो चुकी हैं और इन्हें व्यावसायिक स्तर पर भी उत्पादित किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर अक्सर लिखते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। आपने सुना होगा मेरोपेनम, है ना, मेरोपेनम, लियोपेनम, ठीक है, ये सभी एंटीबायोटिक है। मेरोपेनम इज अ हाई एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा टेट्रासाइक्लिन, स्टेरामाइसिन, है ना, स्टेप्टोमाइसिन, वेनिजुएलिस, क्लोरोमाइटेसिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर भाई यही सबसे मुझे वो लगा। एक इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं भैया बायोगैस से, है ना। 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैविक 4 क्वेश्चन जैविक खाद और प्रतिजैविक के बारे में, और वाहितमल संयंत्र, वाहितमल उपचार, और आपका ये गोबर गैस प्लांट, ठीक है, बायोगैस संयंत्र के बारे में। बस इन 4 क्वेश्चन को पढ़ लो, याद रखना हर चैप्टर आपको नंबर दिलाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। और प्लेलिस्ट पर जा करके वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर हमारे चेक करें और देखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।